सत्यकाल आदाब अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़की हैदर डिजिटल प्लस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग को पता है आज हम लोग सेट पढ़ने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सेट, हम लोग अभी 10th को पढ़ कर आए हैं, तो हम लोग अभी सेट का नाम नहीं सुना, सेट होता क्या है। बट अगर हम इसको अच्छे से समझे सेट, तो सेट करने के बाद हमारे दिमाग में क्या जाता है कि कलेक्शन। जैसे हम लोग सेट मेरे दिमाग में आता है तो हम लोग मेरे दिमाग में एक और वर्ड आता है क्या, कलेक्शन। तो अगर सेट को समझना है तो बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। कलेक्शन का होता है मतलब एक कलेक्शन होना, एक कलेक्ट किया हुआ चीज़ होना। कैसा कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, वेल डिफाइंड, कलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट। मैं तीनों को फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहले कलेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कलेक्शन का मतलब सबको पता होता है, बट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कलेक्ट करना, जैसे कि हमारे पास 10 पेन है, हम 10 को कलेक्ट कर लिए, तो उसका मतलब कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो पता है आप लोगों को, हाँ बिल्कुल। ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बात ये आती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ, इसको समझने के लिए ऐसा समझें कि ऐसा चीज़ जो वेल डिफाइंड हो। जैसे एक क्लास में 10 बच्चे हैं और मैं कोई बात बोल रहा हूँ, तो 10 बच्चे को एक ही चीज़ समझ में आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। कहने का मतलब क्या हुआ, हम किसी से अगर ये पूछें, एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, हम उससे ये पूछें कि भैया बच्चों ये बताओ कि इंडिया का टॉप फेमस राइटर कौन सा है, तो डेफिनेटली सी बात है कि पाँचों का अलग अलग जवाब हो सकता है। कोई प्रॉब्लम, कोई ग्रांटेड नहीं है कि पाँचों का आंसर सही हो। बट वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि पाँचों का आंसर सही हो। जैसे मैंने ये पूछा कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती की संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, उसका कलेक्शन लिखना है। तो जो जितने बच्चे हैं क्लास में 10 का 10 क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। इसी का मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि जो अगर एकदम डिफाइंड हो, सबके लिए सेम हो, अलग अलग नहीं हो, ठीक है। इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये लें कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट लास्ट वाले वीडियो में नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप आई टैब में आ रहा होगा वीडियो, जाके देख सकते हैं नेचुरल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सब यही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। आई बात समझ में, यही सेट होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो और उसका कलेक्शन करेंगे, वही हमारा सेट कहलाता है। और जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जो नहीं हो, जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, ए टॉप 5 क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो अब 5 टॉप सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब किसी को धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को के राहुल पसंद है, किसी को शिखर धवन पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका क्या हो, जो कलेक्शन हो सेम हो। बट तो ये सेट नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, सेट नहीं हो सकता। मगर वही सेट वैसा होगा जिसका कलेक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। 5-10 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सेट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ये कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब जितना भी नंबर सिस्टम पढ़े ना, सब का सेट, ऑल नंबर सिस्टम का जो सेट होगा, सब क्या होगा, ऐसा जो कलेक्शन होगा, सब क्या होगा, सेट होगा। जितने भी नंबर सिस्टम हम पढ़ें सबका कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। अब हम लेते हैं कैसे, जैसे कि एन हम लोग को पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद डब्लू होल नंबर पता क्या होता है, रियल नंबर पता है क्या होता है, आर। उसके बाद जेड इंटीजर पता है क्या होता है। उसके बाद प्राइम नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर। ये सारे का सारा जो कलेक्शन होगा सब क्या होगा,
सेट होगा। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर सिस्टम आर सेट। आई बात समझ में। हम किसी भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले ले, होल नंबर ले ले, रियल नंबर ले ले, इंटीजर ले ले, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, हाँ वो प्राइम ले ले, इरेशनल ले ले, इरेशनल ले, सब का क्या होगा, कलेक्शन सेट कहलाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, अब अगर से और इसके अलावा अब नंबर सिस्टम की अगर बाहर बात करें सेट के बारे में, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभी जैसे कि अभी जो क्रिकेट मैच टूर पे जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर पे इंडियन टीम, तो अब उसमें जो 15 प्लेयर सिलेक्शन होंगे या फिर, तो वो तो फिक्स है ना, जो 50 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं तो उसका कलेक्शन तो फिक्स है, और ये सब बच्चे के लिए कलेक्शन सेम होगा, तो ये भी क्या हो गया, सेट हो गया। आई बात समझ में। मतलब ऐसा चीज़ जो सबके लिए सेम आता हो, ऐसा कलेक्शन जो सबका कलेक्शन सेम आता हो, वही सेट कहलाता है। आई समझ, इसी का मतलब होता है वेल डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ऑब्जेक्ट जैसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो पता है बहुत सारे लोगों को, बट बच्चों को, बट एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि या तो हम उस कलेक्शन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, या मेंबर की बात कर रहे हैं। मतलब उस कलेक्शन में जो एलिमेंट है या जो मेंबर है, जो थिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग आई थिंक सब लोगों को सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हम किसी सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि हाउ टू रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में। देखो, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्म होता है। ठीक है। पहला फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है। या इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई ऐसा दिया हो, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक। तो ये सबका कलेक्शन सेम होगा, ये क्या हो गया, सेट हो गया, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में जिसको लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकता है जैसे कि ऑल डिवाइजर ऑफ व्हाट 24, कि 24 के कितने डिवाइडर होंगे, सिंपल से 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे एंड 24 होंगे। तो ये कलेक्शन में क्या हो गया, सेट हो गया। और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बोलेंगे। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ऐसा फॉर्म जो ऐसा लिखा हो, जैसे क्या ए इक्वल टू, इसलिए मैं इसी को लिखूँगा, कैसे लिखूँगा ऐसे, ए इक्वल टू एक्स है, जो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसको लिखता हूँ। और ऐसा एंड जो 10 या 10 से छोटा है। आई बात समझ में। हमने इसको क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, और जैसे हमने 1 2 3 4 10 तक लिख दिया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, एक ऐसा कलेक्शन जो एक्स है, वो एक्स कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और वो नेचुरल नंबर कहाँ से, जो 10 या 10 से छोटा है। आई बात समझ में। तो इसको भी अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 10 तक। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसका लेते हैं कि ए एक्स है, तो एक्स क्या बोलेंगे, एक्स क्या है, एक्स इज डिवाइजर ऑफ 24। आई बात समझ में। तो एक्स डिवाइजर ऑफ 24 का, तो भाई यही कलेक्शन में बनेगा, तो ये कलेक्शन हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म, ये क्या हो गया, बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म। आई बात समझ में, कैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए एक ऐसा कलेक्शन लेते हैं जिसमें एक्स है, ठीक है, और एक्स बिलोंग करता है कहाँ, प्राइम नंबर से, एंड एक्स छोटा है या बराबर है किसके, 31 के। आई बात समझ में।
तो ये कलेक्शन कैसा बनेगा, ये हमारा बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म है और ये सेट भी है, बट इसका कलेक्शन कैसे बनेगा, ये तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को पता है 2 क्या हो गया प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन तक 31। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे चलते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। हमने अभी क्या पढ़ा, सेट पढ़ा और सेट का पूरा डिफिनेशन देखा, उसका एग्जांपल देखा, कैसे सेट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये सेट है या नहीं है। उसके बाद हमने सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा होगा तो कैसे उसको रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे, अगर रोस्टर में लिखा होगा तो कैसे उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट। क्या टाइप ऑफ सेट, देखिए टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हम लेते हैं एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो क्या हो, खाली हो। अब इससे पहले एक चीज़ आता है कि भाई हम लोग जो यहाँ पढ़े सेट में पढ़े, तो क्या सेट ऐसा हो सकता है जो खाली हो, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। अब जो कोई सेट खाली है तो वो भी तो, जैसे कि हमने कोई चीज़ एक डब्बा दिया जो खाली है, तो सबके लिए खाली है ना। मैंने क्या बोला कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए बराबर हो, सबके लिए। तो जो एम्प्टी होगा, खाली होगा, सबके लिए खाली होगा, ऐसा तो किसी एक के लिए खाली होगा। और जब सबके लिए खाली तो वेल डिफाइंड है, इसीलिए हमें सेट एम्प्टी भी हो सकता है। आई बात समझ में। हाँ, इसीलिए हम लोग पहला सेट का जो फॉर्म क्या पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट। आई बात समझ। हम इसी को, इसका 2-3 नाम होता है, हम लोग उसको नल सेट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम वाइड सेट भी कहते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 0 एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं 5 लिखा होगा हम उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। आई बात समझ। अच्छा, अब जैसे कि इसमें इसको अब क्या होता है, किसी सेट में कितने एलिमेंट है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। उसको एन एस नोट करते हैं। तो किसी भी एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। आई बात समझ में। इसको ये भी बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट। आई बात समझ, नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेट, ये मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ऐसे भी लिखते हैं कि कार्डिनल एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा टाइप है हमारे पास, दूसरा टाइप है सिंगलटन टेस्ट, सिंगलटन सेट। भैया सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, क्या हो, कोई भी एक एलिमेंट हो। आई बात समझ में। कितना एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो, 1 हो। आई बात समझ। मतलब कोई ऐसा सेट, कोई ऐसा कलेक्शन जिस कलेक्शन में कितने सेट हो, सिर्फ एक सेट, एक एलिमेंट हो, ऐसा कलेक्शन का सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। अब हम लोग आगे देखते हैं एक बहुत फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो भाई, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसको समझो। ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, कैसा सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर क्या है, फाइनाइट है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट हो गया। और किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम जो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो हम लोग ऊपर पढ़ा था कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। आई बात समझ में। और उसी तरह हम अगर कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, समझे। और इसी तरह हम बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 31, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फाइनाइट सेट। आई बात समझ में। 2 से स्टार्ट होगा, 3 से 31 तक जाएगा। और कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आई बात समझ। अब हम लोग आगे देखते हैं
हम लोग पढ़ लिए फाइनाइट सेट पढ़ लिए, इनफाइनाइट समझ में आया हो ना, फाइनाइट सेट पढ़ लिए, इनफाइनाइट सेट पढ़ लिए, सिंगलटन। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट का, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट समझने से पहले हम इक्वल सेट को समझते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? हम कोई दो सेट लें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एंट्रीज दोनों क्या हो, बराबर हो। नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एंट्रीज दोनों क्या हो, बराबर। उसका अरेंजमेंट उल्टा सीधा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 1 लास्ट में है, यहाँ 1 पहले है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, यहाँ भी 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 5 है। और इंट्रीज भी बराबर है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 5 है, 1 2 3 4 5 है। ये इक्वल सेट हो गया, ए और बी क्या इक्वल सेट हो गया। अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो कोई सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, कोई सेट बी है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 8 है, और कोई सेट एक्स है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो इसमें क्या होगा, सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट नहीं होगा, जबकि सेट ए सेट एक्स का क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब सेट ए एंड एक्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। वही ए एंड बी इक्विवेलेंट नहीं होगा और बी एंड एक्स इक्विवेलेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ बराबर हो। नंबर ऑफ, जैसे कि इसमें ए बी सी डी हो गया और बी एक सेट लिए, इसमें एक्स वाई जेड और पी हो गया, तो इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बट इक्वल तो नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दो सेट में बराबर है तो दोनों सेट क्या इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट अगर इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर और नंबर ऑफ और एंट्रीज ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो, ठीक है, तो इक्वल सेट हो जाएगा। इसका एक नोट पॉइंट है कि क्या है कि देखो जो इक्वल है वो तो ऑटोमेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा, बट जो इक्विवेलेंट है वो तो इक्वल नहीं होगा। जैसे देख लो, ये तो इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, बट ये इक्वल है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे, ऑल इक्वल सेट आर ऑलवेज अ इक्विवेलेंट सेट। आई बात समझ में? जितने भी इक्वल सेट होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होंगे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हम लोग सेट समझ लिए, सब कुछ समझ लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि हम लास्ट थोड़ा सा कल लास्ट लेक्चर का थोड़ा हम रिपीट करना चाहते हैं। हमने एक वर्ड यूज किया था कॉन्टेन, जिसको हम ऐसे डिनोट किया था। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बस मैं ये बताने के लिए किया था ताकि आज इस चीज़ को समझ में आना, आज इस चीज़ को अच्छे से आप समझ सके। देखिए आज हम इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड है सबसेट, ठीक है, सबसेट। देखिए सबसेट क्या होता है, जैसे कि हमने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक ऐसा कलेक्शन लेते हैं, तो कलेक्शन बताया था, आज मैं सेट बता रहा हूँ। एक ऐसा सेट लिया 1 2 3 4 ले लिया मैंने, और एक मैं सेट लिया बी, जिसमें मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ में? इसमें क्या हुआ, बी, कल आप वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको इतना पता होगा कि ये बी क्या कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है, मतलब ए बी में कंटेन हो रहा है। आई बात समझ में? ये मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। जबकि असल में हमें समझाना ये था कि जो सबसेट होता है उसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे ये इसका रिप्रेजेंटेशन साइन होता है। अब जो एलिमेंट ए में है 1 2 3 4, जो मेंबर 1 2 3 4 ए में है वो बी में भी है, उससे एक्स्ट्रा है, मतलब बी ए को कंटेन कर रहा है। आई बात समझ में? तो जो बी ए को कंटेन कर ऐसे लिखेंगे। उसी तरह ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। तो सबसेट है बी, तो ए बी का क्या है, सबसेट है, तो ए बी सेट है और बी भी सेट है, मगर ए बी में कंटेन हो रहा है, इसीलिए ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। आई बात समझ में? ए बी का क्या है, सबसेट है। समझ गए? और सबसेट का चिन्ह होता है। अच्छा, क्या कोई सेट ए है जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, तो क्या ये हमें एक सेट है, सपोज मान लीजिए एक सेट है, सेट का कलेक्शन दिया हुआ है, तो क्या ये खुद का सबसेट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और ए खुद का सबसेट ऐसे होगा कि ए सबसेट ए लिखेंगे ऐसे, ये इक्वल भी है और सबसेट भी है। समझ गए? अगर हम दो सेट में अगर कंपेयर किए 1 2 3 4,
आई बात समझ में। और एक में बी ले लिया, जिसमें भी 1 3 2 4 ले लिया, नंबर ऑफ इंटीजर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा ए बी का क्या सबसेट है, तो ये ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब एक ऐसा सबसेट जो इक्वल है एक दूसरे के, तो उसमें इक्वल का साइन लगा देंगे। और अगर सिर्फ सबसेट है, जैसे कि ए बी का सबसेट था, सिर्फ सबसेट लगा दिए, सबसेट लगा दिए। अगर सबसेट नहीं होगा, जैसे कि मैंने ले लिया एक सेट है 2 3 4 और मैंने बी ले लिया 5 6 7 8 2, तो ए क्या है, बी का सबसेट नहीं है। आई बात समझ में, समझ गया, चलिए थैंक यू। तो अब हम लोग सबसेट समझ गए, मतलब कोई दो सेट है तो या फिर एक कोई सेट दिया है तो दूसरा जो सेट हम बनाएंगे वो सेट उस सेट में कंटेन करना चाहिए, तो वो सेट क्या, छोटा वाला सेट, वो बड़े वाला सेट क्या सबसेट कहलाएगा। समझ गए, आगे हम चले। और जैसे कि हम एक चीज़ और बताया था, जैसे हमने कल क्या बताया था कि नेचुरल नंबर कंटेन करता है किसको, सॉरी हाँ, नेचुरल नंबर कंटेन होता है किस में, होल नंबर में। होल नंबर कंटेन किस में होता है, इंटीजर में, और इंटीजर किस में कंटेन होता है, रेशनल नंबर में। अब देखो ये कंटेन नहीं था, असल में इसका मतलब क्या था, सबसेट था। क्या था, सबसेट था, वो मैं समझने के लिए बताया था। अब जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होगा, होल नंबर का। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाता है। और होल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर सबसेट किसका हो गया, इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट हो गया, रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर किसका सबसेट हो गया, रियल नंबर का। आई बात समझ में, हाँ। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेचुरल नंबर पूछे किसका सबसेट है, तो होल नंबर का। होल नंबर इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट है, तो रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का सबसेट है रियल नंबर का, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ यूज होता है हमेशा, प्रॉपर सबसेट। क्या, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखो जैसे कि ऊपर हमने क्या देखा, ए, तो ए बी का क्या था, सबसेट था। तो कैसा सबसेट कि ए का एलिमेंट बी में कुछ ही एलिमेंट कंटेन कर रहा था, है ना, तो ए बी का क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। मतलब क्या होता है, मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि ए बी का क्या है, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, एंड ए बी के बराबर नहीं है, तो ये तो साइन होगा नहीं, ए बी के बराबर नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा कि ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। आई बात समझ, मतलब ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ गया, जैसे ये इस वाले एग्जांपल में ए हम इसको लिए, बी लिए, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी का प्रॉपर सबसेट। जबकि इस वाले एग्जांपल में ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ए बी का सबसेट होगा। समझ गए, अब हम लोग सबसेट पढ़ लिए। अब एक बात होता है कि हमें ये निकालना हो कि भाई किसके कितने सबसेट होंगे, कितने सबसेट बनेंगे। तो देखो इसके लिए हम आपको 2-3 एग्जांपल बताना चाहेंगे। जैसे कि पहला, सबसे पहले एक थोड़ा बेसिक चीज़ बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट हम मान लिए 1 है, ठीक है, किसी सेट के अंदर 1 एलिमेंट मान लिए। तो अब बात ये आया कि भैया चलो ठीक एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट होंगे। देखो मैंने बताया था कि इम्पिटी सेट भी सेट होता है, बताया था ना, इम्पिटी कोई इम्पिटी कलेक्शन है, उसका भी खाली है, उसको भी सेट कहते हैं। मतलब इम्पिटी सेट भी होता है जिसके अंदर 0 एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट नहीं, उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसके हम सबसेट की बात करें, देखो सबसेट क्या होता है, सबसेट को हम एस से डिनोट करते हैं जनरली, और हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट जनरली एस से डिनोट करते हैं। तो इसका जो पहला सबसेट क्या होगा, वो 5 होगा, मतलब इम्पिटी, और दूसरा सबसेट क्या होगा, खुद 1 होगा। समझ गया, तो मतलब ये हुआ कि एक सेट लिया मैंने 1, सॉरी एक सेट लिया जिसमें सिंगलटन एलिमेंट था, उसके कितने सबसेट बने, 2 बने। हम एक और एलिमेंट लेते हैं सेट कि हम 2 एलिमेंट लिए, कितने एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट लिए। इसका एक क्या बनेगा, सबसे पहले इसका तो 5 बन जाएगा, 5 का होता है इम्पिटी, समझ गया, इसको आप समझ लीजिए। दूसरा S2 क्या बनेगा, ओनली 1 एलिमेंट बनेगा, ठीक है। S3 क्या बनेगा, ओनली 2 एलिमेंट बनेगा, मतलब ओनली सिर्फ 2 होगा। और S4 क्या बनेगा, 1 और 2 का कलेक्शन। समझ गए, तो इसमें कितने सबसेट बने, 2 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 सबसेट बने। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, आप ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं, कुछ और कुछ पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, मतलब 1 था तो 2 बना, 2 था तो 4 बना। अब हम एक सेट लेते हैं जिसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, इसका सबसेट बनाते हैं। पहला तो भाई इम्पिटी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में सिर्फ हम 1 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, सिर्फ 1 एलिमेंट, फिर इसमें भी सिर्फ 1 एलिमेंट लेंगे 2, फिर इसमें भी सिर्फ 1 एलिमेंट लेंगे 2। आई बात समझ। S5 में क्या बनेगा,
S5 में हम ऐसा बना सकते हैं 1 और 2 का कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। S6 1 2 2 और 3 का कलेक्शन बना सकते हैं। उसी तरह S7 में क्या बना सकते हैं 3 1 और 3 का कलेक्शन बना सकते हैं। S8 में क्या बना सकते हैं 1 2 3 का कलेक्शन बना सकते हैं। आई समझ में बात। अब देखो कितने हुए, कुछ छूटे तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। अब देखो हमने एक एलिमेंट लिया तो 2 बना, 2 एलिमेंट लिया तो 4 बना, 3 एलिमेंट लिया तो 8 बना। मतलब क्या हुआ, किसी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने, आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 के पावर n। कैसे भाई, यहाँ देख लीजिए आप, एक एलिमेंट था तो 2 के पावर 1 2 आया, या 2 सबसेट बन गया। या 2 एलिमेंट था तो 2 के पावर 2 4 बन गया, या 4 बन गया, 4 सबसेट बन गया। या 2 के पावर 3 3 एलिमेंट था 3 तो 2 2 4 8 8 या 8 बन गया। मतलब किसी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ कार्डिनल कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा 2 के पावर n। ऐसा सवाल कई मरतबा पूछा गया है अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, WBJ हो गया कि किसी सेट में अगर इतने एलिमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 के पावर n। आई बात समझ में। अब हम एक आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस पर बहुत से एग्जांपल लेकर बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक सेट लिया किसका भाई, एक सेट लिया। जैसे मैं इसको सबसे पहले वो बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे कि x है, मैंने एक सेट लिया A जो x है, और x क्या करता है, x क्या है, x है भैया प्राइम, और जहाँ p क्या है, सॉरी x क्या है, लेस देन कितना है 11 है। समझना बात को। तो सेट कैसा बनेगा, हम लिखते हैं उसको किस में, टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में। x प्राइम है और 11 से छोटा है, 11 या 11 छोटा है तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 11 आएगा। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 2 4 5 हो गए। तो इसका नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा कितना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ टोटल सबसेट कितना बन जाएगा 5 का सॉरी 2 के पावर 5। इसका मतलब 32। समझ गए बात। मतलब हमको कोई ऐसा नहीं कि हमें ऐसा टेबुलर फॉर्म में देगा, हो सकता है रोस्टर फॉर्म में दे, तो रोस्टर फॉर्म से हमको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट रोस्टर टेबुलर दोनों सेम होता है। अगर हो सकता है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे, और बिल्डर फॉर्म में दे तो हमको रोस्टर टेबुलर में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, और जितना टोटल सब कैसे बनेगा 2 के पावर जितना एलिमेंट होगा वो मेरा निकल गया। समझ गए। इस चीज़ को हम उम्मीद करते अच्छे समझ गए होंगे। हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीख गए कि किसी भी सेट का कितने सबसेट होंगे, हाँ निकाल सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक यहाँ अहम बात आया, पावर शीट, जो उससे क्या रिलेटेड है। पावर शीट को हम PA से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। पावर शीट क्या होता है, देखिए पावर शीट बोलते हैं दी कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ अ सेट। किसी सेट के जितने सबसेट बनेंगे उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा, कॉल्ड पावर सेट। आई बात समझ। मतलब कोई सेट है, हमने एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक 1 और 2 दो एग्जांपल ले लिया। इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो इसका पावर सेट क्या होगा। तो हमें पता है इसका सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, बताया था मैंने अभी जस्ट पीछे। और S1 निकालेंगे सिर्फ एक 5 इम्पीटी हो जाएगा, S2 निकालेंगे सिर्फ 1, S3 निकालेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और S4 निकालेंगे तो 1 और 2 का कलेक्शन हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब यहाँ 5 आएगा, आई बात समझ में, 1 आएगा, 1 2 आएगा और 2 आएगा। समझ में बात आई। ये क्या हो गया हमारा पावर सेट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पावर सेट भी। आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। किसके बारे में, यूनिवर्सल सेट। किसके बारे में, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं जनरली। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको देखो, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे कि एक हम कोई सेट ले लिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आई बात समझ। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हम कोई सेट लेते हैं 1 1 2 3 4 5। हम कोई सेट बी लेते हैं, इसमें हम क्या लेते 2 3 4 8 तक। फिर कोई सेट ले लिया। अब हम एग्जांपल ले लिए, जैसे कि क्या लिखें इसमें, प्राइम नंबर का ले लेते हैं 2 3 5 9 कहाँ तक 31 तक। तो ये सारे सेट कहाँ कंटेन करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में। आई बात समझ में। तो बोलेंगे ऑल एलिमेंट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। मतलब ये कि इसमें हम जो भी एलिमेंट का इस सेट में यूज़ किए सारे के सारे कहाँ से आए, यूनिवर्सल सेट से आए। तो ये ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। समझ में बात आया। मतलब उस सेट के रिलेटेड और जितने भी हम सेट बनाए और उसमें यूज़ होने वाले सारे के सारे एलिमेंट उस सेट से आता हो तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। आगे बात समझ में। वेन डायग्राम की हम लोग बात करते हैं। वेन डायग्राम की देखो, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है, हम लोग लास्ट में पढ़े यूनिवर्सल सेट, तो इसका रिलेशन यूनिवर्सल सेट से ही होता है। जैसे कि यूनिवर्सल क्या होता है, एक ये पूरा सेट क्या यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो कोई किसी यूनिवर्सल सेट और उसकी हम सबसेट की बात करें, किसके बारे में, किसी यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट ए की बात करें, तो इसमें अगर ए क्या हुआ, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया और ए उसका सबसेट हो गया। तो इसको वेन डायग्राम में अगर दिखाना हो कि यू एक कोई यूनिवर्सल सेट है और उसका सबसेट ए है, तो उसको ऐसे वेन डायग्राम में डिनोट करेंगे। आई बात समझ में। अच्छा, अगर हमें यू एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए एंड बी दो इसका सबसेट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे। देखो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया और कुछ कॉमन हो गया। मतलब देखो ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब ए में से जो बी हटा दी, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए। समझ गए बात। मतलब ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, ये बी हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन, और ये टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया दोनों का यूनियन। समझ गए, टोटल क्या हो गया, दोनों का यूनियन हो गया। आए बात समझ में। और ये क्या हो गया आपको ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस, और इसका क्या हो गया, ये डिफरेंस। आई बात समझ में। ये वेन डायग्राम को दिखाने का तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में। अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ सेट में हम 5 तरह का देखेंगे, उसका क्या उसको बोलते हैं, टाइप। जैसे कि पहला टाइप यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन क्या होता है, देखो यूनियन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यू टाइप का, यू नहीं होता बस ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझे, हम कोई सेट ए लिए और बी लिए, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ यूनियन किया ना, इसको समझाएंगे अभी क्या यूनियन क्या होता है। सो ये यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अभी पहले हम वेन डायग्राम सो ये देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। सो यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो यूनियन ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कुछ सेट लिया ए 1 2 3 4 यहाँ एंट्री दिया और बी में दिया 3 4 5 6 7, तो इस दोनों का यूनियन लिखना होगा, मतलब दोनों को मिला कर लिख देंगे। मतलब बोला ना, ये पूरा यूनियन का लाएगा। जैसे कि सेट ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिख दिया। सेट बी में कितने एलिमेंट है 3 4 5 6, तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 3 4 हो गया। कॉमन वाले और बाकी सब कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 जैसे मिला के लिखेंगे पूरे क्या यूनियन कहलाएंगे। मतलब ए यूनियन बी लिखने के लिए ऐसे डिनोट करेंगे और इतने जितने एलिमेंट दोनों में है दोनों को जोड़ के मिलाकर लिख देंगे। आई बात समझ में। रिपीटेड होगा, वो एक ही बार लिखाएगा, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। वही इंटरसेक्शन ऑफ सेट आया। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब मैंने बताया नहीं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा। जैसे क्या किया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 3 4 5 6 7 था, तो 3 4 दोनों में कॉमन था। तो जब हम ए सेट लिखे तो 1 2 3 4 लिखा। सेट बी लिखा मैंने तो 1 2 3 4 लिखा, और 3 4 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन वाला पार्ट क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में। और टोटल मिला के ये दोनों मिलाया क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। आई बात समझ में, नहीं आई। तो ये यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। यूनियन मतलब दोनों को मिलाकर जोड़ कर लिखेंगे, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। समझ गए। अब देखिए
डिफरेंस ऑफ सेट, ये हम उसको मतलब क्या उसको बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म में देखे और ये इसका वेन डायग्राम में देखे, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट देखते हैं। किसी सेट का डिफरेंस हमने बताया था ना कि नीचे कि सेट का डिफरेंस ये होता है a माइनस बी या b माइनस ए, ठीक है, a माइनस बी या b माइनस ए, ये क्या सेट का डिफरेंस हो गया। सेट का डिफरेंस a माइनस बी या b माइनस ए हो गया। कोई सेट a लिए कोई सेट b लिए तो a माइनस बी क्या होगा, मतलब a में जितने ऐसे एलिमेंट जो b में है उसको हम हटा देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, अब बाकी बचा हुआ लिखेंगे, वो a माइनस बी हो जाएगा। और b माइनस ए लिखने के लिए इसका एलिमेंट जो इसमें है उसको हटा देंगे और बाकी जो इसमें बचेगा उसको लिखेंगे। तो इसमें क्या 5 बच जाएगा, तो 5 लिख दिया। आई बात समझ में? हाँ, तो इसमें अगर इसको हम अगर समझें क्या उसको बोलते हैं वेन डायग्राम की मदद से, तो ये ए और ये बी हो गया, तो ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें से इसको हटा गए और इसमें से इसको हटाएंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा। ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो गया और टोटल मिला के ए यूनियन बी हो गया। मतलब कुल मिला के हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ऐसे, तो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल वैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखो, निकालने के लिए हम दोनों का यूनियन निकाल कर इंटरसेक्शन के लिए हटा देंगे, या फिर इसका a माइनस बी निकाल कर और b माइनस ए निकाल कर दोनों को यूनियन कर, दोनों को जोड़ देंगे, यूनियन कर देंगे, तो ये हमारा a सिमेट्रिक डिफरेंस और b निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि a में लिया 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 7 और b लिया 1 2 3 4, तो इस दोनों का क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहले यूनियन निकाला हमने, यूनियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, यूनियन निकालने में क्या बनेगा, जुड़ेगा तो 1 1 2 2 का हो जाएगा, 3 का 3 4 और 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 7 आ गया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो उनमें कॉमन क्या है? 2 3 4 कॉमन है, तो 2 3 4 इसका इंटरसेक्शन निकल गया। और यूनियन इंटरसेक्शन का क्या डिफरेंस मतलब घटाना है, तो इस दोनों में घटाएंगे तो 2 3 4 घटेगा, तो ए इससे से घटाना है तो इससे से घटाएगा, जो इसमें आएगा इसको हटा देंगे, बाकी जो बचा हुआ उसको लिख देंगे, तो 1 7 आ गया इसका डिफरेंस। तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आया? 1 7। ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होगा? वेन डायग्राम समझेंगे। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का कलेक्शन। कैसे? जैसे कि मतलब ए और बी जो सेट लेंगे, उस सेट में जो इंटरसेक्शन होगा इंटरसेक्शन होगा उसको निकाल देंगे, बाकी जो दोनों बचेगा, दोनों में एलिमेंट बचेगा, उसका जो कलेक्शन लेंगे वही हमें सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे कि क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या होता है? ए माइनस बी, ये वाला क्या होता है? ए माइनस बी माइनस ए, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या कलेक्शन आया, सब यूनियन। तो ए माइनस बी निकालेंगे और बी माइनस ए निकालेंगे, तो ये ए माइनस बी होता है, ये बी माइनस ए होता है, और दोनों को निकाल कर कलेक्ट कर देंगे, वही हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो हमको लगता है सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसको हम ए डैश या ए सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कोई अगर हम ये यूनिवर्सल सेट ले लिए और उसमें एक सेट लिया मैंने, सबसेट लिया उसका ए, तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। आई बात समझ में? मतलब यूनिवर्सल में से हम ए को घटाएंगे, उसका डिफरेंस करेंगे, तो जो बचेगा, बचा पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो जाएगा, वो वाला पार्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। समझ गए? मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझ गए, डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट समझ गए, बाकी और पीछे का यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बाद तब हम लोग और यूनियन इंटरसेक्शन के अलजेब्रिक थ्योरम पे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देखो पहला क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन लेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। देखो कैसे समझेंगे इसको। समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया कि यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है, उसमें एक सेट ले लिया ए, ये हमारा सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, तो ये बाकी बचा पार्ट क्या हो जाएगा? हमारा ए डैश हो जाएगा, सॉरी ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसने क्या बोला? ए और ए डैश को जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना सर। ये ए वाला पार्ट ये और ये बाकी बचा ए डैश, दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा यूनिवर्सल आ जाएगा। आई बात समझ में? उसी तरह इसने क्या बोला? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। फाई का मतलब क्या? कुछ नहीं, जीरो है, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए आ जाएगा। उसको समझने के लिए क्या किए? एक और वेन डायग्राम ले लेते हैं। हमने ए ले लिया, ये बाकी बचा क्या? ए डैश हो गया और ये यूनिवर्सल हो गया। तो ये बाकी बचा जो ए डैश है, हम फिर से ए डैश का अगर फिर ए कॉम्प्लीमेंट ले, फिर से ए डैश है ए कॉम्प्लीमेंट ले, तो क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा। जैसे कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या? ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट बचा पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या? ए है,
आई समझ में बात। तो इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या ए आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको भी देख लिया, हमने इसको भी देख लिया, हमने इसको भी देख लिया। अब अगला क्या है कि लॉ ऑफ इम्पीडेंस। जैसे कि हम यू का अगर क्या उसको बोलते यूनिवर्सल सेट का हम अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फाई आएगा, फाई सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल सही बात है। देखो यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई, इसके बाद कुछ इसके अंदर कुछ आएगा, फाई आएगा। अगर हम फाई है उसके कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। हम आगे ये भी देख लिए, आगे देखते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ देखते हैं, यही देख लेते हैं। ए और बी का जो यूनियन है अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। देखो कैसे लेते हैं। हम एक वेन डायग्राम बना लिए, ठीक है। इसमें हम दो एलिमेंट ले लिए, ए दो सेट ले लिए, सब्जेक्ट ले लिए ए और बी। तो ये वाला दो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा पूरा वाला पार्ट। तो इसमें अगर हम पूरे का क्या बोला इसने, बोला इसने ए और बी का यूनियन से कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा ए यूनियन बी हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, ये वाला पार्ट आएगा, पूरा ये वाला पार्ट आएगा। आई बात सुनिए। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट बी का, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाकी ये बच्चा पार्ट हो जाएगा। अब बी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बाकी बच्चा पार्ट हो जाएगा। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन ये वाला ना आएगा, तो ये वाला जो इंटरसेक्शन इसका आएगा तो दोनों बराबर है। फिगर साफ बना, जैसे ए ये हो गया और बी ये हो गया, ठीक है। ये ए और ये बी, और ये ए बी का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो गया। समझो बात को। इसने क्या बोला कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसका क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, तो ये ए और बी इंटरसेक्शन हो गया। इससे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, इसके बाहर ये सब, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आई समझ में, इसका कॉम्प्लीमेंट इस आ जाएगा ना। और उसी तरह ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या, देखो बात समझो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ये सब, ए को छोड़ के। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, बाकी कुछ ऐसे सब छोड़ के। तो दोनों का यूनियन मतलब ये वाला पार्ट क्या हुआ, जैसे ए की हम बात किए तो ए का जो आएगा कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको छोड़ के बाकी सब आएगा। और बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसको छोड़ के बाकी सब आएगा। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो सारा आ जाएगा ना, ये सारा पार्ट, ये छोड़ के सारा पार्ट आ जाएगा ना, तो दोनों बराबर हो गया। आ गई बात समझ में। बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी होगा। आई बात समझ में। ये कुछ प्रॉपर्टीज थे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इस चीज़ को कहीं भी कुछ समझने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट आप हमसे मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।